फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना लीग ऑफ नेशंस दुनिया में पीस और सिक्योरिटी बनाने में बुरी तरह फेल हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की वर्ल्ड पॉलिटिक्स ने जन्म दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस ड्रास्टिकली चेंज हुए। रॉबर्ट मैकमोहन के अकॉर्डिंग 60 मिलियन लोगों ने वॉर के डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पर अपनी जान गंवा दी। इनमें से 2/3 लोग नॉन कॉम्बिटेंट्स थे, यानी कि उन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस वॉर के लूजर्स एक्सेस पावर्स जैसे कि जर्मनी, जापान और इटली में 3 मिलियन से ज़्यादा सिविलियन डेथ हुई। और यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि इनके कॉन्करर्स एलाइज को इनसे ज़्यादा नुकसान हुआ। एलाइज पावर्स को 35 मिलियन सिविलियन डेथ्स झेलनी पड़ी। यूएसएसआर, पोलैंड और यूगोस्लाविया की 10 से 20% टोटल पॉपुलेशन पेरिश हो गई और जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जापान और चाइना की 4 से 6% टोटल पॉपुलेशन पेरिश हो गई। इस लड़ाई ने ना सिर्फ दुनिया का मैप बदला बल्कि पावर के नए सेंटर्स एस्टेब्लिश करे और पुरानी इंपीरियलिस्ट पावर्स जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस को बैकग्राउंड में ढकेल दिया। इस वॉर के रिजल्ट के तौर पर काफ़ी सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ को मिली आज़ादी और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने जन्म दिया नॉन अलाइड मूवमेंट को, जिसका एम था इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करना, कॉलोनियलिज्म को ख़त्म करना और वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना। जहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक कम्युनिज्म सिर्फ यूएसएसआर तक सीमित था, इस वॉर के बाद कम्युनिज्म ने अपने पैर चाइना में भी पसार लिए। अब दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री कम्युनिस्ट बन चुकी थी। काफ़ी सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को अपना लिया और कम्युनिस्ट स्टेट बन गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब तक ह्यूमैनिटी के द्वारा देखी गई सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वॉर है। The mankind was badly shaken and the quest for peace and efforts to prevent future wars were intensified and the feelings of universal brotherhood were strengthened. इस लड़ाई के बाद न्यू एजेंसीज को सेटअप किया गया जिनका एम था वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना और फ्यूचर की वॉर्स को प्रिवेंट करना। खैर, आज भी दुनिया में कॉजेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। एक कहावत है, एक लड़ाई दूसरी लड़ाई को जन्म देती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हारी हुई एक्सेस पावर्स पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थोपी गई। इसमें उनसे ज़्यादा पैसे मांगे गए जो वो दे नहीं पाए। ये ट्रीटी इतनी ह्यूमिलिएटिंग थी कि यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी और वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी जर्मनी ने भी ये वॉर रिपरेशंस लास्ट 2010 में पे करी थी। ये ट्रीटी जर्मनी और हारने वाली कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार थी। यहीं से फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स का बीज बोया गया। नेक्स्ट, फेसिज्म और नाजिज्म का उठना। इटली में फेसिज्म एंड जर्मनी में नाजिज्म का राइज हुआ। दोनों आइडियोलॉजीज़ अल्ट्रानेशनलिस्टिक और वॉर को सपोर्ट करती थी। नाजीज ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के ह्यूमिलिएटिंग क्लॉजेस का फ़ायदा उठाया और जर्मन्स को भड़काया। दोनों कंट्रीज़ ने एक्सपेंशन का नारा लगाया और कहा आने वाले टाइम में जो नेशन एक्सपैंड नहीं करेगा वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, द अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ वेस्ट। वेस्टर्न पावर्स जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस ने एग्रेसर कंट्रीज़ जर्मनी, इटली, जापान को अपीज करना स्टार्ट किया। वो इनके हर एग्रेशन एक्शन को इग्नोर करते रहे, जैसे जर्मनी को ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को लेना। ये पॉलिसी जर्मनी को और ज़्यादा डिमांड करने का चांस देती गई। नेक्स्ट, वेस्टर्न नेशंस की मिलिटराइजेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ नए नए वेपन्स डेवलप कर रही थी और उनको स्टॉक पाइल कर रही थी। ये आर्म्स रेस एक और वॉर का रीज़न बना। फिफ्थ, ऑस्ट्रिया पर जर्मनी का कब्जा। 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ट्रीटीज़ को तोड़ता था।
वेस्टर्न पावर्स ने इसको अपोज नहीं किया, जो हिटलर के एग्रेसिव प्लान्स को और बूस्ट करता गया। 6. यूएसए का पॉलिटिक्स से पीछे हटना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए रिचेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन गया, लेकिन अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से हट गया। फ्रांस और ब्रिटेन को अकेला छोड़ दिया, जो फेसिस्ट पावर्स का सामना नहीं कर पा रहे थे। 7. लीग ऑफ नेशंस की वीकनेस। लीग ऑफ नेशंस, जो पीस मेंटेन करने के लिए बनी थी, वीक थी। इसके पास कोई फोर्स नहीं थी जो पावरफुल कंट्रीज के एग्रेशंस को रोक सके, और एंड में यूएसए ने भी इसे ज्वाइन नहीं किया, जिसने इसे और वीक बना दिया। 8. इटली और जर्मनी के एग्रेसिव प्लान्स। मुसोलिनी की इटली और हिटलर की जर्मनी इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस के पीछे थी। इटली ने इथियोपिया कैप्चर किया और जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया। ये एक्शन बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के इसको वॉर के लिए प्रिपेयर करने पर मजबूर कर रहे थे और उन्हें डरा रहे थे। 9. मिलिट्री अलायंसेस। जर्मनी, इटली और जापान ने एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट साइन की और एक्सेस पावर्स बनाई। रशिया ने जर्मनी के साथ एक पैक्ट साइन किया क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस रशिया के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। जहां रशिया मरा जा रहा था ब्रिटेन और फ्रांस की ट्रीटी के लिए, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने इस पे कोई सॉलिड रिस्पॉन्स नहीं दिया और एंड में रशिया ने एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया जर्मनी के साथ। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ने पोलैंड, ग्रीस और टर्की को बचाने का प्रॉमिस किया, जिनमें मेनली तो ब्रिटेन और फ्रांस के प्रॉमिस थे। 10. जर्मनी का पोलैंड इन्वेजन। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। इवेंट्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट, जर्मनी का पोलैंड पर कब्जा। जर्मनी ने सितंबर 1939 में पोलैंड पर अटैक किया और सिर्फ 3 दिनों में जीत गया, क्योंकि पोलैंड को कोई हेल्प नहीं मिली और पोलैंड की खुद की आर्मी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड थी, यहाँ तक कि वो इस टाइम तक भी घोड़ों पर सवारों की लड़ाई करती थी। इस पीरियड यानी सितंबर 1939 से अप्रैल 1940 को फोनी वॉर बोला जाता था, क्योंकि इस टाइम पर कोई एक्चुअल फाइटिंग ज़्यादा हुई नहीं। सेकेंड, अदर जर्मन विक्ट्रीज। अप्रैल 1940 जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को 3 वीक्स में जीत लिया। मई 1940 जर्मनी ने बेल्जियम और हॉलैंड को इन्वेड किया और जीत लिया। जून 1940 फ्रांस पर अटैक करके पेरिस को 14 जून तक कैप्चर कर लिया। फ्रांस ने सरेंडर करके एक ट्रूस साइन की, जिसमें आधा फ्रांस जर्मनी के कंट्रोल में आ गया। जर्मनी ने फिर ब्रिटेन को टारगेट किया। बैटल ऑफ ब्रिटेन स्टार्ट हुई। जर्मन एयरफोर्स ने ब्रिटेन पर बॉम्बिंग करी, लेकिन ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने हीरोइक डिफेंस किया, जो कि आज भी याद किया जाता है। थर्ड, हिटलर का सोवियत यूनियन पर अटैक। हिटलर ने यूएसएसआर पर अटैक किया 22 जून 1941 में, जबकि उनका एक नॉन एग्रेशन पैक्ट भी साइन हो रखा था। हिटलर ने इस पैक्ट को तोड़ा। हिटलर सोच रहा था कि 8 हफ्तों में वो यूएसएसआर को जीत जाएगा, लेकिन सोवियत यूनियन की स्ट्रेंथ अंडर एस्टिमेट करी गई। स्टार्टिंग में जर्मनी ने कुछ बड़े एरियाज कैप्चर किए, लेकिन रशियन रेजिस्टेंस ने जर्मनी को रोक दिया। फोर्थ, यूएसए की वॉर में एंट्री। दिसंबर 1941 जापान ने पर्ल हार्बर, हवाई, यूएस के नेवल बेस पर बॉम्बिंग की। यूएसए ने जर्मनी और जापान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर की। The Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. इसके बाद वॉर ग्लोबल बन गया और दुनिया के सबसे बड़ा और खतरनाक वॉर बन गया। फिफ्थ, बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड, द टर्निंग पॉइंट। रशियन रेड आर्मी ने स्टेलिनग्राड में हीरोइक फाइट करी और जर्मनी को हराया। ब्रिटेन और यूएसए ने रशिया को आर्म्स और फूड भेजना शुरू कर दिया। सिक्स्थ, एंटी फासिस्ट अलायंस बनना। ब्रिटेन, यूएसए और सोवियत यूनियन ने ग्रैंड अलायंस बनाई। यूएसए अपने वास्ट रिसोर्सेज का यूज़ करके वॉर मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रहा था। यह अलायंस फासिस्ट पावर्स जर्मनी, इटली, जापान के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग कोएलिशन बन गया। सेवेंथ,
रेजिस्टेंस मूवमेंट्स। ऑक्यूपाइड कंट्रीज में लोग गुरिल्ला वॉरफेयर और अपराइजिंग कर रहे थे। फ्रांस में रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। पोलैंड और वॉर्सो की हीरोइक अपराइजिंग्स एग्जाम्पल हैं। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये दुनिया का सबसे डेडली और डिस्ट्रक्टिव वॉर था। नाज़ीज ने 60 लाख ज्यूस को मार दिया। उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजकर कैंप्स जैसे कि डचाउ, बुशेनवॉल्ड और ओशविलोन में लोगों को गैस चैम्बर्स में जलाया गया और नए मेथड से मारा गया। वॉर प्रिजनर्स को मास ग्रेव्स खुदवाने के लिए मजबूर किया और फिर उन्हें गोली मारकर उन्हीं ग्रेव्स में दफनाया गया। जापानीज एक्सपेरिमेंट्स। जापानीज डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने लोगों पर इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए। टोटल डिस्ट्रक्शन। टोटल 5 करोड़ लोग इस लड़ाई में मारे गए। 15 लाख सिविलियन एयर रेड्स में मारे गए। यूएसए ने जापान पर 2 एटम बॉम्ब्स गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन, जिसमें 3,20,000 लोग मारे गए। इनमें काफ़ी सारे ओल्ड लोग, विमेन और बच्चे भी थे। सिटीज़ और टाउन्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए और नेशंस की इकॉनमी बिल्कुल शैटर्ड हो गई। एटॉमिक बॉम्ब का इम्पैक्ट। यूएसए का एटम बॉम्ब गिराना अबॉमिनेबल एक्ट माना गया क्योंकि इससे सिर्फ लोग नहीं मरे, सर्वाइवर्स और उनके बच्चों की हेल्थ भी अफेक्ट हुई और आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के बच्चे अफेक्टेड पैदा होते हैं। स्कॉलर्स का कहना है कि यूएस का रीज़न गलत था, जो बोला गया कि बॉम्ब के बिना वॉर लंबा होता और ज़्यादा लोग मरते। एटॉमिक वेपन्स डेवलपमेंट। बॉम्ब बनाने का काम यूएस में किया गया क्योंकि फियर था कि नाज़ी जर्मनी पहले बनाएगी और दुनिया को टेरराइज करेगी। लेकिन वॉर ख़त्म होने के बाद पता चला कि कोई और कंट्री इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाई थी। स्कॉलर्स का मानना है कि यूएस ने ये बॉम्ब्स अपनी मिलिट्री सुप्रीमेसी दिखाने के लिए यूज़ किया। सो ये थी वर्ल्ड वॉर 2 पर एक इंसाइटफुल वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना और उसके साइड वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में ऐसे ही 3 और वीडियोस निकालूंगा जो इंटरनेशनल रिलेशन और वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड होंगी। स्टे ट्यून्ड।